नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 74वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले ही व्याख्यान में हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में अध्ययन किया। हमने समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार के लोग जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, जो हमारे ही समाज का एक हिस्सा है और हमारे ही साथ रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आप समझ लीजिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में अनुसूचित जाति के लोग वह होते हैं जो हमारे ही साथ हमारे आसपास रहते हैं और हम देख सकते हैं इनका सामाजिक शोषण प्राचीन काल से किया जा रहा है। यानी जैसे ही हम देखते हैं कि जैसे कि जो कि हमारी वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, वैदिक काल की परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांट दिया गया था। इसमें शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय हुआ करते थे। तो हम देख सकते हैं कि जो शूद्र हुआ करते थे तो उनके लिए क्या कर दिया गया था, उनके लिए एक अलग से ऐसे व्यवस्था में ढाल दिया गया था कि जो भी समाज के निचले स्तर के कार्य होते थे वो उनको दे दिए जाते थे। जैसे कि बाल काटना है और भी ऐसी चीज़ें हैं, मलमूत्र साफ करना है, इस सब चीज़ों के लिए शूद्र वर्ग बांट दिया गया था। तो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो कि उनके कर्म के आधार पर उनको बांटा गया था, धीरे धीरे क्या होता है, उनको जो प्रक्रिया होती है वो वंशानुगत हो जाती है और वंशानुगत होते ही यह थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाती है और अव्यवस्था आगे चलकर एक बड़ा रूप ले लेती है और हम देख सकते हैं कि समाज के एक हिस्से को इस प्रकार से शूद्र साबित कर दिया जाता है। और हम देख सकते हैं कि जैसे ही अंग्रेजों का जो प्रशासन रहा उस समय भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी। चूँकि भारतीयों के पास इसके संबंध में कोई लॉ नहीं थे, अभी वह अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो इस समय पर ज़्यादातर विकास इनके संरक्षण की बात नहीं की गई। लेकिन हम देख सकते हैं जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो इनके संरक्षण की बात की गई। वहीं हम देख सकते हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब की बात होती है, अनुसूचित जनजाति की बात होती है, तो रामायण काल में आपने वनवासी व आदिवासी नाम सुना होगा कि जो जंगलों में निवास करके अपना जीवन यापन किया करते थे। इसमें आप देख सकते हो कि आपने मूवीज़ देखी होंगी जिनमें भील होते हैं, गौड़ जनजाति होती हैं, बहुत सी ट्राइब जो कि जंगलों में निवास करती हैं और जंगल के वातावरण के अनुसार ही इनका जीवन हुआ करता है। तो हम देख सकते हैं कि उनकी व्यवस्थाओं को भी क्या किया गया, जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है और हम देख सकते हैं कि शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को एक साथ ही यहाँ पर संरक्षण देने की बात की गई। लेकिन दोनों की परिस्थितियाँ अलग अलग हुआ करती थीं। अतः हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे ही हमने अपने संविधान को लागू करके अपने देश की व्यवस्थाओं को चलाना प्रारंभ किया तो हमें समझ आया कि इन दोनों की व्यवस्था एक रूप से नहीं की जा सकती, चूँकि यह हमारे समाज का ही हिस्सा है। लेकिन और जो शेड्यूल ट्राइब है जो कि जंगलों में निवास करते हैं, तो इनके लिए सुविधा एक तरीके से पहुंचाना असंभव है और सही तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा सकता। तो इनके लिए हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे क्या बात होती है कि दो अलग अलग आयोग बना दिए गए। शेड्यूल कास्ट एससी और एसटी जो एक साथ हुआ करते थे उनके लिए अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग शेड्यूल ट्राइब के लिए बना दिया गया। तो आज के अध्ययन में हम बात करेंगे शेड्यूल ट्राइब के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे इनकी परिस्थितियों के बारे में और संवैधानिक प्रावधान इनके लिए क्या क्या किए गए हैं उनके बारे में। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। हम देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो क्या होता है, बात कहाँ से निकल कर आती है। इसमें हम देख सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट के बारे में जो बात की गई है, यह लोग कहाँ पर निवास करते हैं, जंगल में निवास करते हैं। वह प्राकृतिक निवास इनका जो जंगल है वह माना जाता है, वहीं अपने अपनी जीवन की जो व्यवस्था है वह चलाया करते हैं। हम देख सकते हैं कि भारत का जो संविधान लागू हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि संविधान से अनभिज्ञ भले ही हो लेकिन उसके लिए अधिकार किसी न किसी स्थिति में प्राप्त कराए ही जाते हैं। ऐसा नहीं है जब आपको किसी भी प्रकार का आपके ऊपर शोषण होगा तभी आपको संविधान संरक्षण देगा। और हम देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो हमारी संविधान की बुक है उसको इतने अच्छे तरीके से हमारे देश में इम्प्लीमेंट किया जाता है कि आप चाहे उसकी जानकारी रखते हो चाहे जानकारी ना रखते हो, आपको वह संरक्षण देता है। यदि कोई बच्चा किसी माँ की गोद में आ जाता है तो वहाँ से ही उसके अधिकार पर मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही आप देख सकते हैं कि जैसे भ्रूण हत्या है, इस प्रकार की बातें होती हैं तो उसके लिए सजा के प्रावधान है। यानी उस बच्चे के लिए भी हमारा संविधान संरक्षण प्राप्त करा
आता है तो हम देख सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट जो जंगलों में रहा करते थे, आप देख सकते हैं कि यह मानव समाज की जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो शहरीकरण की व्यवस्था है, ग्रामीण व्यवस्था है, इन सब से वह दूर हुआ करते थे। लेकिन हमारे संविधान ने उनको भी शामिल किया, वह भी हमारे देश के नागरिक हैं और हम देख सकते हैं उनके लिए भी सुविधाएं मुहैया कराई गई। यह हमारी कल्चर का हिस्सा है, इनके द्वारा बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सी इनकी रीति रिवाज तथा प्रथाएं होती हैं जो कि इसमें शामिल होती हैं। चलिए देखते हैं आगे। भारत में ब्रिटिश काल में इनके आवासों को नष्ट किया गया। हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन में जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उनके लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। वह भारत में जैसे ही आते थे तो भारत में वह जंगलों में जाकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए लकड़ियों को काटते थे। चंदन की लकड़ी हुई और ये तेंदुपत्ता हुआ और जो भी कीमती वस्तुएं हुआ करती थी वह जंगलों से निकाला करते थे। तो इनके द्वारा किया जो कि यहाँ पर ट्राइब्स हुआ करती थी वह उनका विरोध किया करती थी। बिरसा मुंडा और चिपको आंदोलन जैसे आपने विद्रोह देखे होंगे, वह इसके उदाहरण हैं। तो हम देख सकते हैं जैसे ही इनका विरोध किया जाता था तो क्या होता था, इनके लिए खदेड़ के दूसरे क्षेत्र में पहुंचा दिया जाता था या इनको मार दिया जाता था या दूसरे तरीके से इनको प्रताड़ित किया जाता था। तो हम देख सकते हैं इनका इस समय से शोषण किया जा रहा था। जैसे ही हमारे देश का संविधान लागू होता है तो यह बात समझी जाती है कि कल के दिन कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी भी प्रकार का यहाँ पर कार्य किया जाना है, यानी जंगल में आपको कोई यूनिट लगानी है, कोई यहाँ से देखो एक तो आज भी यह रिसोर्सेस के वो माने जाते हैं, यहाँ पर संसाधन प्राप्त होते हैं और जो हम देख सकते हैं कि हमारे जो उद्योग धंधे होते हैं वह जंगलों पर भी निर्भर करते हैं। तो हम देख सकते हैं किसी भी प्रकार से जो यहाँ पर ट्राइब निवास कर रही हैं, वर्षों से यह यहाँ पर निवास करती हैं, तो उनके अधिकार बचे रहे, उनको संरक्षण प्राप्त होता रहे। तो इसके लिए क्या बनाया गया, संविधान में इनके लिए कुछ प्रावधान बनाए गए जो कि इनको संरक्षण प्रदान कराएंगे। सरकार द्वारा पहले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति दोनों को एक आयोग के अंतर्गत रखा गया था, यानी दोनों के अधिकार जो हुआ करते थे, संरक्षण से संबंधित प्रावधान हुआ करते थे, एक ही आयोग के अंतर्गत आया करते थे। लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से यह ठीक नहीं लगा, चूँकि एक जो कम्युनिटी है जो कि हम देख सकते हैं कि एससी है जो कि हमारे साथ ही रहते हैं और एसटी हैं जो जंगलों में निवास करते हैं, तो दोनों की परिस्थितियों को समझते हुए दो अलग अलग निकायों को बना दिया गया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी फैक्ट एंड फिगर की। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें याद रखनी है वह आप समझिए। 89वां संविधान संशोधन निकल कर आता है 2003 में, तो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए दो अलग अलग कमीशन बना दिए जाते हैं, यानी दो अलग अलग आयोग की स्थापना कर दी जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में थोड़ी सी हम इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं जो कि हम देख सकते हैं हमने पहले ही प्राप्त कर ली थी, और इसका जो एवोल्यूशन हुआ, जो धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आए, उनको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। पूर्व में हम देख सकते हैं कि 338 के तहत क्या बात की जाती थी, एससी व एसटी की बात की जाती थी, यानी शेड्यूल कास्ट व शेड्यूल ट्राइब इन्हीं के अंतर्गत आती थी, जो कि संविधान को जब बनाया गया उस समय पर बात की जा रही थी। अब हम देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया, जो कि यह मुद्दा ऐसा था कि जो कि बहुत ही बड़े स्तर पर इस पर कार्य किया जाना था। तो हम देख सकते हैं कि संविधान निर्माताओं द्वारा एक ऑफिसर ही नियुक्त कर दिया, स्पेशल ऑफिसर यहाँ पर नियुक्त कर दिया कि आप बैठिए और इनकी बातों को समझिए, किस प्रकार की इनको संरक्षण की आवश्यकता है, किस प्रकार से इनके शोषण हो रहे हैं, इन सब बातों को आप समझिए। और हम देख सकते हैं कि यह जो ऑफिसर हुआ करता था तो अपनी रिपोर्ट किसको देता था, राष्ट्रपति को देता था। यानी शुरू से ही इसको इतनी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया था कि सबसे उच्च अथॉरिटी, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है, जो राष्ट्रपति जी होते हैं, उन पर उनके यहाँ पर इनकी रिपोर्ट जाती थी। स्पेशल ऑफिसर को बाद में कमिश्नर बोला जाने लगा, इसको और भी अधिक पावर्स दी गई। 1987 की बात करें तो इस कमीशन के कार्यों में परिवर्तन किया गया तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग बना दिया गया, यानी यहाँ पर नाम दिया गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। यह अब तक आप यह समझ सकते हैं कि यह दोनों एक ही तरीके से हुआ करते थे, लेकिन इसमें दोनों को शामिल किया गया था, अनुसूचित जाति और जनजाति यहाँ पर शामिल हुआ करते थे। अब हम बात करें 65वें संविधान संशोधन की, तो 65वां संविधान संशोधन 1990 में निकल कर आया। इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया, यानी इसकी जो कार्य करने की क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें सदस्यों की नियुक्ति की गई तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग बना दिए गए।
अब हम देख सकते हैं 2 आयोग यहाँ पर सेपरेट बन चुके हैं तथा यह संवैधानिक निकाय हुआ करते थे। हम देख सकते हैं कि यह पावर कहाँ से लेकर आ रहे हैं, 338 आर्टिकल से लेके आ रहे हैं, और जो बातें संविधान में पहले से वर्णित होती हैं उसे संवैधानिक कहा जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है। तो इनके लिए संवैधानिक निकाय बना दिया गया था। 89वां संविधान संशोधन क्या निकल कर आता है, 2003 में निकल कर जाता है। तो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 अलग अलग जो कमीशन होते हैं वह स्थापित कर दिए जाते हैं, जो कि हम देख सकते हैं कि 89वां संविधान संशोधन 2003 में निकल कर आया और 2004 में यह सेपरेट निकाय बना दिए गए। इसमें हम देख सकते हैं कि 338 आर्टिकल है, उसमें हम किसको रख दिया गया था, अनुसूचित जाति के लिए रख दिया गया था, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 338A के अंतर्गत रखा गया था। तो यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है। तो अलग अलग 2 निकाय निकल कर आया हमारे 2004 में, 2 दूनी 4, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करें तो यह भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से आम लोगों से अलग होते हैं। आम लोगों के बारे में हम बात करें तो जो हमारी आम व्यवस्था चली आ रही है, जिसमें कि हम ग्राम पंचायत देखते हैं, जिला देखते हैं, स्टेट देखते हैं और हमारा देश देखते हैं। तो देश में जिस प्रकार के लोग होते हैं वह संवैधानिक व्यवस्था से चलते हैं। वेल्फेयर की स्कीमें आसानी से इन तक पहुँचाई जाती हैं। तो हम देख सकते हैं कि यह आम दृष्टि से अलग हुआ करते थे, चूँकि यह जंगल में निवास करा करते थे। इसी कारण राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अलग बना दिया गया, यानी इसके लिए सेपरेट कर दिया गया था। तो कारण यही है कि इसको सेपरेट किया गया। 1999 की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के संबंधित मुद्दों के लिए एक नया मंत्रालय बनाया गया। तो 1999 में जब हम देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी, और इसके बाद जो सरकारें थी वह अव्यवस्थित रूप से चल रही थी, नए नए पार्टियां निकल कर आ रही थी। तो हम देख सकते हैं कि 1999 में क्या हुआ कि अनुसूचित जनजाति के मुद्दों के लिए एक मंत्रालय, सेपरेट मंत्रालय बना दिया गया, जिसे जनजातीय मंत्रालय कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना। जनजातीय मंत्रालय की स्थापना कब की गई, तो 1999 में। अब हम 2004 में आ जाते हैं। तो 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग निकाय बना दिया गया। इसमें हम देख सकते हैं कि संयोजन की बात करें तो इसमें कौन कौन से अधिकारी हुआ करते थे। एक तो चेयरमैन हुआ करता था, एक वाइस चेयरमैन हुआ करता था, 3 सदस्य हुआ करते थे। इसी प्रकार की व्यवस्था शेड्यूल कास्ट में हुआ करती थी, जो कि आपको याद रखेंगे तो आसानी होगी। तथा इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित की जाती थी। वार्षिक रिपोर्ट की बात करें तो राष्ट्रपति को सौंप दी जाती थी। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों को समझने का प्रयास करें तो कार्य देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का सबसे प्रमुख कार्य था इसके संवैधानिक प्रावधानों को अच्छे तरीके से लागू करना, यानी जो संवैधानिक प्रावधान 338A के अंतर्गत दिए गए हैं उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना। अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को बनाए रखना, जिस प्रकार के अधिकार उनके वर्तमान में मौजूद हैं या इतिहास से इनके जो अधिकार चले आ रहे हैं, जिस प्रकार यह वन में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, जिस प्रकार से अपनी रीति रिवाजों प्रथाओं के लिए बनाए रखे हैं, तो उसी प्रकार की प्रथाओं के अनुसार उनको वहाँ पर रहने देना इनका अधिकार है। तो इस प्रकार के अधिकारों को बनाए रखना, इनके सामाजिक विकास के लिए से संबंधित कार्यों को करना, ऐसे कार्य जो इनको अफेक्ट न करें और इनके लिए विकास संबंधी कार्य करें। यानी जो कोई किसी प्रकार का रोजगार करता है, जैसे कि हम देख सकते हैं इनके द्वारा टोकरियां बनाई जाती हैं, शहद की खेती की जाती है, विभिन्न प्रकार के ऐसे वन से संबंधित कार्य किए जाते हैं जो कि यह अपने जीवन यापन के लिए, व्यवस्थाएं चलाने के लिए किया करते हैं। तो इनके अधिकारों का संरक्षण किया जाए। आगे देखते हैं। केंद्र व राज्य द्वारा कोई योजना इनके लिए बनाई जाती हैं, यानी जैसे कोई नॉर्थ ईस्ट का राज्य हुआ या कोई मध्य प्रदेश से ही संबंधित हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब पाई जाती हैं। यदि किसी पर्टिकुलर राज्य द्वारा कोई भी यहाँ पर कानून लाया जाता है इनके संबंध में, या केंद्र द्वारा कोई भी कानून लाया जाता है, तो इन योजनाओं को लागू करवाने के लिए साथ देना, यानी साथ मिलकर कार्य करने की बात यहाँ पर की गई है। इनसे संबंधित वर्ष भर में जो भी कार्य किए जाते हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करना, यानी जो आयोग का कार्य होता है, जो भी इससे संबंधित कार्य हुए हों, चाहे वह राज्य में हुए हों, चाहे वह केंद्र में हुए हों, ग्राम पंचायतों के अंतर्गत भी कार्य हुए हों, तो उन सभी का खाका तैयार करना, उसकी रिपोर्ट तैयार करना और कहाँ पर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना। राष्ट्रपति इसे दोनों सदनों में प्रस्तुत करेंगे तथा गवर्नर के साथ साझा करेंगे। यानी राष्ट्रपति जी यहाँ से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास जाएगी, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा
कहाँ पर, हमारे जो सदन है उसमें रखी जाएगी, जो कि राज्यसभा एवं लोकसभा होते हैं, और संबंधित राज्य जो भी जितने भी राज्य आते हैं उनके गवर्नर के पास भी इस रिपोर्ट को साझा किया जाएगा। और गवर्नर इसका क्या करेगा, गवर्नर अपने राज्य की राज्य विधानसभा तथा राज्य परिषद हुआ करती है तो वहाँ पर साझा करेगा। यदि किसी राज्य में परिषद है तो वहाँ भी साझा करेगा। यदि अकेली विधानसभा है तो विधानसभा में वह अपनी बात को रखेगा या रिपोर्ट को रखेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति के आदेश पर भी यह कार्य करते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि इनका कार्य केवल इतना ही नहीं है कि जो भी संविधान में लिखा हुआ है उस पर कार्य करें। राष्ट्रपति जी शेड्यूल ट्राइब के संरक्षक माने जाते हैं, इनके द्वारा बहुत से कार्य किए जाते हैं। वर्तमान में एक बात आप अच्छे तरीके से समझिए कि जो हमारे यहाँ की जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वह आदिवासी कम्युनिटी से निकल कर आती हैं, तो इनके लिए इस पद पर बैठना एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, जो कि इनके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी बातों को समझा जाएगा तथा हम देख सकते हैं यह अपने कार्यकाल में इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगी। तो हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार भी यह आयोग कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में और जानकारी। 2005 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में इनकी सुरक्षा, विकास जैसे मुद्दों की बात की गई तथा अन्य कार्यों को भी जोड़ा गया। इसका और भी अधिक एक्सटेंशन किया गया। वनों के संसाधनों का प्रयोग का अधिकार इनके पास होना चाहिए। यह बात की जाती है कि वन से संबंधित जो भी इनके अधिकार होते हैं, जिस प्रकार से यह इनको नॉर्मल तौर पर लकड़ी काटने या कुछ व्यापार करने की सुविधा इनको होनी चाहिए। वनों के प्राकृतिक संसाधनों पर भी इनके अधिकार होने चाहिए। जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इनकी जो जैसे कि महुआ हुआ और भी जो भी प्रोडक्ट आते हैं इनका यह यूज़ कर सके, इसके लिए अधिकार होने चाहिए। प्राकृतिक तरीके से इनके जीवन के अनुसार रहने तथा इनकी ज़रूरतों को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी प्राकृतिक तरीके से यह जिस प्रकार से अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं उनके अधिकारों को समझना तथा इन पर कार्य करना। यदि जंगल में किसी भी प्रकार का निर्माणाधीन कार्य होना है, आपको किसी फैक्ट्री की यहाँ पर स्थापना करनी है, या फिर हम देख सकते हैं कोई भी प्लांट लगाना है, या फिर हम देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी मशीन लगानी है जो कि वन में इनके लिए इनके विस्थापन का कारण बनती है, या फिर हम देख सकते हैं कि कई बार डैम वगैरह ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, डैम बनाए जाते हैं और यहाँ पर जो पहले से तो इनके विस्थापन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार यदि विस्थापन की बात होती है तो व्यवस्था पूर्वक इनको इम्प्लीमेंट करना। अब हम देखें वनों के संरक्षण की बात की जाए तो इनके साथ तालमेल बनाकर कार्य करना है। यदि हम देख सकते हैं कि बहुत ही वर्षों से यह यहाँ पर रह रहे हैं और संरक्षक भी इनको माना जाता है, चूँकि यह वन में अपना जो कार्य करते हैं तो इस प्रकार का यह कार्य करते हैं कि किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता। हम देख सकते हैं कि यदि हम जंगल में जाते हैं तो पानी की बोतल्स हुई, पनी हुई और जो भी पॉलीथिन्स हुई, कुछ प्लास्टिक के सामान हुई, यह सब छोड़कर वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि यह कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और किसी भी प्रकार का यह प्रदूषण नहीं फैलाते। तो हम देख सकते हैं वनों को संरक्षित करने, पेड़ लगाने तथा ऐसे यहाँ पर खेती करने और प्रोडक्ट निकालने, ऐसी तकनीकों को इनसे प्राप्त कर सकते हैं और इनके साथ तालमेल बनाकर कार्य कर सकते हैं। कई ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनके द्वारा यह अपने इलाज किया करते हैं। हम देख सकते हैं कि इनके पास डॉक्टर्स नहीं होते, फिर भी यह किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं होते। कोरोना काल में भी हमने देखा कि यह अपने जो जीवन था उसको अच्छे तरीके से एंजॉयमेंट कर रहे थे। बहुत से ऐसी जनजातियां देखने को मिली जो कि इन रोगों से इफेक्टिव नहीं हुई, क्योंकि यह समाज से अलग रहा करते हैं और यहाँ पर अपनी मेडिसिन से यह वनों से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा भी इनसे प्राप्त की जा सकती है। 1996 में जनजातियों को पंचायती क्षेत्र अधिनियम का पालन करना, यानी 1996 में जनजातियों के जो पंचायती क्षेत्र हुआ करते हैं उनके बारे में बात की गई। कुछ अधिनियम की कुछ सेवा शर्तें बनाई गई तो इनका भी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करना। धूमकेतु को नियंत्रित करना, बहुत ही अच्छा टॉपिक। धूमकेतु क्या होती है, हम देख सकते हैं इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। शिफ्टिंग का अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती को करना। यानी हम देख सकते हैं कि किन्हीं क्षेत्रों में यदि यहाँ पर वन लगे हुए हैं, यहाँ पर जंगल में पेड़ लगे हुए हैं, तो पेड़ किसी भी प्रकार की खेती करने के लिए हमें पेड़ों को अलग करना होता है। तो कुछ ऐसी जनजातियाँ पाई जाती हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, इनको पेड़ों को काटकर यहाँ पर खेती की जाती है और कुछ समय बाद इसके स्थान पर इसको छोड़ देते हैं।
चूँकि इनका मानना होता है कि एक ही जगह पर खेती करने से उसकी उर्वरक क्षमता चली जाती है, तो हम देख सकते हैं कि कई जगह पर यह अपनी पेड़ों को काटते हैं, वहाँ पर कृषि किया करते हैं। तो इस प्रकार के कार्यों को नियंत्रित करना, चूँकि हम देख सकते हैं कि पेड़ों को काटने से एक जो कई वर्षों में एक पेड़ बहुत बड़ा होता है और 50-60 वर्ष का जो पेड़ है वह काट देते हैं और वहाँ पर खेती करने लगते हैं और उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर भी इसी प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। तो इससे बहुत ही अधिक मात्रा में कटाई होती थी, तो इसको नियंत्रित करने की बात भी यहाँ पर की जाती है। आगे देखते हैं। अब आयोग की शक्ति के बारे में बात करें कि किस किस प्रकार से इसकी शक्ति होती है। हम देख सकते हैं घरेलू न्यायालय की शक्ति इसके पास हुआ करती है। घरेलू न्यायालय का अर्थ होता है जैसे कि आपकी कोई घरेलू लड़ाई होती है, मान लो कोई डाइवोर्स हुआ, मान लो कोई अनबन हुई, तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर सॉल्व कर ली जाती हैं। तो इसी प्रकार की जो छोटी छोटी सी बातें हैं मनों से रिलेटिव है, तो यहाँ पर यह सॉल्व कर ली जाती है। लेकिन हम देख सकते हैं जो आपराधिक प्रकरण होते हैं, मान लो आपने ट्राइब के चलते किसी ट्राइब की हत्या कर दी या किसी ट्राइब ने क्या कर दी, किसी भी आम नागरिकों की हत्या कर दी, तो इस प्रकार के मुद्दे कहाँ पर जाते हैं, इस प्रकार के मुद्दे कोर्ट के पास जाते हैं। तो हम देख सकते हैं यह घरेलू न्यायालय के प्रकार का कार्य करता है। देश के किसी भी हिस्से से व्यक्ति को समन किया जा सकता है यदि कोई वह व्यक्ति इसके परिप्रेक्ष्य में ऐसा दोषी पाया जाता है, और इसको हम देख सकते हैं कि आयोग द्वारा कहीं से भी समन किया जा सकता है। आप चाहे कन्याकुमारी में बैठे हों और आपके द्वारा कोई भी ऐसा वन से संबंधित कोई भी अपराध किया गया हो, तो आपको समन करके यहाँ पर बुलाया जा सकता है। इनसे संबंधित दस्तावेजों को प्राप्त करने की शक्ति, यानी हम देख सकते हैं किसी भी कार्यालय में इनसे संबंधित यदि दस्तावेज रखे हुए हैं और इन पर कार्य करना है, तो उन दस्तावेजों को प्राप्त करने की शक्ति आयोग के पास होती है। राष्ट्रपति के आदेश पर कार्य करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति कोई भी कार्य इनको सौंपता है तो उस पर कार्य करने की शक्ति इनके पास हुआ करती है। यदि राज्य व केंद्र द्वारा इनसे संबंधित किसी भी प्रकार की योजना बनाई गई है तो आयोग की सलाह लेनी होगी। यानी हम देख सकते हैं कि यदि राज्य व केंद्र द्वारा किसी भी प्रकार की योजना इनके संबंध में बनाई जाती है, तो हम देख सकते हैं कि आयोग की सलाह लेनी होती कि हम इस प्रकार की योजना बना रहे हैं और इस प्रकार की योजना में आप अपनी सलाह दीजिए और आपके अनुसार हम यहाँ पर कार्य करने का कष्ट करेंगे या किसी भी प्रकार से यहाँ पर कार्य करेंगे। चलिए, तो बहुत सी जानकारी प्राप्त की हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा और इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। और हम देख सकते हैं कि हम बहुत बार एक बात बोलते हैं कि ऐसे बच्चे जो इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, आगे चलकर अपने आप को कोई भी सिविल सर्विस की परीक्षा में झोंकना चाहते हैं, या पर हम देख सकते हैं उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो सारे के सारे लेक्चर आप उसको दिखाइए। हम देख सकते हैं कि यदि 2-4 लेक्चर ही आप देखते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक जो लहरें हैं वह आने लगेगी। इसे पॉजिटिव वेव भी कहा जाता है। तो हम देख सकते हैं कि आप धीरे धीरे तैयारी करने के जोन में आ जाएंगे। तो इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।